हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा साइंस सीरीज जो है वो 10th क्लास का साइंस सीरीज चल रहा है और इससे पहले हमने 9th क्लास अच्छे से कंप्लीट करा रखा है। आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए जिसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आपके क्वेश्चन रखते हैं और आपको बुक का फॉर्मेट भी दिखाते हैं कि बुक में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट बिना किसी देरी के चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसमें बात करने वाले हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में खनिजों जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित होता है? तो जब आप फर्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा कि भूपर पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर पट्टी में जैसे खनिजों, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम एवं इन सभी के रूप में 0.02% कार्बन ही उपस्थित है, जबकि वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो ये एक तो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 0.03 वाला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। तो ये दोनों पॉइंट एक तरह से विव्ययी बन जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि भूपर पट्टी में, तो ये आपका 0.02%, ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। फिर सेकंड आता है कि कार्बन के विभिन्न यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। जब हम बुक पर आएंगे और यहाँ पर सेकंड पेज पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि कार्बन के कुछ यौगिक और उनके गलनांक क्वथनांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यौगिक, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक तो आपको पता होगा, ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। तो जिसमें आपको सामने रखा गया है कि जो ये कार्बन के यौगिक हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है, इसका फुल जो फार्मूला होता है ये याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म खास करके याद रखना है, CH, Cl3। फिर एथेनॉल, मीथेन, तो इन सभी का गलनांक और क्वथनांक यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि हम देख पाएंगे कि एसिटिक एसिड का जो है गलनांक 290, और इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्लोरोफॉर्म एक याद रखना है और मीथेन एक याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये इथेनॉल भी तो पूछा नहीं, इथेनॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, मतलब कि एसिटिक एसिड जो है इसका गलनांक दिया गया है, फिर क्लोरोफॉर्म का 209, ये भी हमारा सही है। इथेनॉल की बात करें तो 156, देखो 156 ये भी था, लेकिन यहाँ पर मीथेन वाला पॉइंट गलत किया गया, 190 केल्विन लिखा गया जो कि गलत है, सिर्फ और सिर्फ 90 केल्विन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल आता है। नेक्स्ट करें कि कार्बन परमाणु के उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी नोबेल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है प्राप्त करने की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? देखिए सबसे पहले तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है और इसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 4 बनेगा, यानी कि जो के सेल है उसमें 2 और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है और यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या फिर प्राप्त करके आयनिक आबंध नहीं बनाता है, बल्कि यह अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यानी शेयरिंग करके सहसंयोजी आबंध बनाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियरली हमें देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने या अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चारों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या फिर खोने की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्बन जो है वो इस प्रोसेस से नहीं करता। ठीक है, इस प्रोसेस से नहीं करता क्योंकि इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप यहाँ पे देख पाओगे, पढ़ पाओगे। लेकिन कार्बन जो प्रोसेस अपनाता है वो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझाता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी होते हैं और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश में होते हैं तथा फलस्वरूप इनके इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऑप्शन सी पर कि यह अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है कि उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए विभिन्न परमाणुओं के मध्य होने वाले आबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का के कोश पूरी तरह से भरने के लिए उसे 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जिसे वह हीलियम विन्यास प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो के कोश को पूरी तरह से भरने के लिए उसे केवल एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कह रहा है। ये पॉइंट गलत होगा। चलो ये आपको मैं बुक में ही दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे अच्छे से लिखा गया है कि जैसे कि इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु होता है हाइड्रोजन, जैसा कि जो कार्बन वाला प्रोसेस था वो यहाँ पर भी चलता है। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके के कोश में जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब परमाणु का, तो क्या होता है कि किसी परमाणु का जो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो उसमें सबसे पहले कोषों को भरने के लिए KLM इस तरह से प्रोसेस होता है। तो इसमें एक ही परमाणु होता है, मतलब एक ही परमाणु संख्या है, तो कह सकते हैं इसके K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तथा K कोष को भरने के लिए, क्योंकि चाहिए तो 2, क्योंकि पहले K कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो इसमें भरने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, हम ये कह सकते हैं। तो लेकिन प्रश्न में तो लिखा गया था कि 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, फिर आता है कि ऑक्सीजन परमाणु के L कोष में, जैसे ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन जो है उसका 8 होता है, तो इसके लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो K सेल में तो 2 और फिर आता है L सेल में तो 6 हो गया। अब इसे पूरा करने के लिए, क्योंकि होना तो चाहिए था 8, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो इसको कितना चाहिए था, 2 अतिरिक्त चाहिए था। अब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा वह अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर द्विआबंध बनाता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम यहाँ पर भी देख पाएंगे। ऑक्सीजन वाला मैटर जब उठाओगे, जैसे कि इसका 6 होता है, एक और हमने ऑक्सीजन परमाणु लिया 6 और यहाँ से 2 ये साझेदारी करता है इन दोनों अब एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा, देखो अगर इसको देखोगे ऑक्सीजन का, तो पूरा 8 हो जा रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी टोटल 8 इसका भी हो गया। और इसका साझेदारी हम कराएंगे तो यहाँ पे भी देखो 2 4 और 4 8, यानी दोनों का अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है। तो यही चीज़ होता है जब 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है, द्विआबंध बनता है, यहाँ पर द्विआबंध बनता है। अच्छा, फिर आता है तीसरा कि नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 है और यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 सहभागी बना करके त्रिआबंध बनाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, 2 और 5 ये करेंगे। तो K सेल तो पूरा पूरा है, लेकिन L सेल को पूरा करने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसे पूरा करने के लिए हम करेंगे क्या, नाइट्रोजन, और देखो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के हमें साझा कराना है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रख सकते हैं, देखो सिंपल सा यहाँ पे समझो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे समझ लो, क्लियरली बनाया गया। तो मान लीजिए कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करेंगे, तो 2 हमने साइड में रखा और 3 इसके साथ और 3 इसके साथ, इस तरह से। तो कितना टोटल होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो देखो अब ये पूरा अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से देखो, तो इसका भी पूरा कोष भर जा रहा है, 5 3 3 6 2 8 हो गया इसका भी, और इसका लिखेंगे तो ये भी हमारा 8 पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह से दोनों साझा करके त्रिआबंध यहाँ पे साझा कर रहा है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा था। ऑक्सीजन वाला में डबल बॉन्ड जिसकी आप देख पा रहे हैं, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, अच्छे से समझाया गया। तो दोनों के दोनों पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा। फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड सही था। सत्य के रूप में 1 और 3 को यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं, सत्य पूछा गया है, तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मीथेन अणु और ससंयोजी यौगिकों के सामान्य भौतिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट हमारा बनता है कि मीथेन बायोगैस एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस
का एक प्रमुख घटक है और यह कार्बन का एक जटिलतम यौगिक है। ये गलत पॉइंट है, जटिलतम यौगिक नहीं है। यहाँ पे पढ़ेंगे मीथेन को देखते हैं, जो कि कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकतर उपयोग किया जाता है तथा यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है का प्रमुख घटक है और यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक है। सरल यौगिक, ना कि यहाँ पर जटिल यौगिक। तो ये तो गलत हो गया पॉइंट। सेकेंड आता है कि सहसंयोजी आबंध वाले यौगिकों के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराण्विक बल अत्यंत दुर्बल होता है। ये देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जब क्लियर लिखा गया है, कहाँ गया, देखो ये जब पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, कार्बन चतुसंयोजक होता है क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, जैसा कि हम चित्र में देखेंगे। जैसे कि CH4 जो है वो, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो कार्बन जो है वो अपनी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, 4 परमाणुओं के साथ साझेदारी करता है। तो इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। और सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराण्विक बल जो है वो दुर्बल होता है। यहीं पर तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर प्रबल आबंध तो होता है, लेकिन अंतराण्विक जो बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत दुर्बल होता है। यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट सही था। अब तीसरा चीज है कि अंतराण्विक बल दुर्बल होने के कारण ही सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक सामान्यतः बहुत कम होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि पॉइंट जो है, अंतराण्विक बल के कमजोर होने से इन्हें पृथक करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक तो अंदर बल है, तो अलग करने के लिए पृथक, मतलब करने के लिए क्या होगा, ऊर्जा भी हमें कम लगाना पड़ेगा, जिससे इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। तो साथ ही इलेक्ट्रॉनों, तो ये भी कह सकते हैं कि मतलब साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई आवेशित कण या फिर आयन नहीं बनते हैं, और इसलिए जब आयन बनेगा नहीं तो कह सकते हैं कि कुचालक होते हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे देख पाएंगे कि फर्स्ट तो गलत था, थर्ड और सेकंड सही है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे असत्य पूछा गया, सॉरी असत्य पूछा गया, तो केवल ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि कार्बन के अपरूपों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः सत्य है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के अपरूप की बात कर रहा है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आबद्धित होकर के षष्ठकोणीय संरचना बनाता है। तो ये अब जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट आप देखो, यहाँ पर जब पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट की बात करें, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर बंधन के तरीके के आधार पर ही इनके अंतर होता है। हीरे में कार्बन परमाणु हीरे का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। तो यहाँ पे 3 कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया, राइट। अच्छा, सेकेंड है कि ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील होता है, परंतु अन्य परमाणुओं, अन्य अधातुओं की भांति यह भी विद्युत का पूर्णतः कुचालक होता है। विद्युत कुचालक नहीं होता यार, आपको बचपन से ये चीज़ पता है कि पेंसिल को हम टच करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें करंट आता है, तो यह बचपन से जानते हैं, तो कुचालक नहीं होता, वो हमें पता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कह रहा है कि हमें सत्य बताना था। तो यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो क्या हुआ कि जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होता है, जिससे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे, देखो कह रहा है कि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तो हमने चीज़ यहाँ पर देखा, पूर्णतः यहाँ पर कुचालक लिखा गया, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट आता है कि हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। ये पॉइंट हमारा करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हीरे और ग्रेफाइट दोनों ही केवल कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, जिसके कारण उनके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल समान होते हैं, परंतु आबंधन के अलग तरीकों के कारण उनके भौतिक गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपका लिखा ही गया होगा, देखो कि 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं,
जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कार्बन तत्व के बहुमुखी या फिर सर्वतोमुखी यानी वर्सटाइल और ऑलराउंड कह सकते हैं प्रकृति के लिए उत्तरदायी वैज्ञानिक कारकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहा जाता है। चलो ये आप देखते हैं कहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ये हम पॉइंट पढ़ेंगे जब, जैसे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहा जाता है। तो ये तो पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही हो गया, तो ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कार्बन यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐतिहासिक विकास और धारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न आता है कि प्रारंभ में माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो जाते हैं और इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो कह सकते हैं एक तरह से पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे कि देखो यहाँ पर कि ये कार्बन यौगिक अथवा अकार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही निर्मित हो सकते थे, अर्थात यह माना गया था कि उनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट करेक्ट है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि वर्ष 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया का निर्माण करके इस जीवन शक्ति के सिद्धांत को असत्य प्रमाणित किया था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके इसे असत्य साबित किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों सहित सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही किया जाता है। ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ पाएंगे कि कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो हमारा गलत होगा। ये पॉइंट हमारा गलत है कि सहित जो कह रहा है इसके अतिरिक्त होता है। यहाँ पर देखो अतिरिक्त लिखा गया था, जबकि यहाँ पे सहित कह रहा है ये तो इनके अलावा, राइट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गलत है। कार्बनिक रसायन मतलब कि ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों को अपवाद माना जाता है। इसमें कार्बन उपस्थित होने के बावजूद इनका अध्ययन जो है वो कार्बनिक रसायन में न करके अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पॉइंट गलत हो गया और हमें सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि संतृप्त यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कार्बन यौगिकों की रासायनिक प्रकृति है और उसकी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संतृप्त जो यौगिक, सिंपल सा आप यहाँ पर ये समझना है कि एकल बॉन्ड वाला को संतृप्त कहेंगे और डबल बॉन्ड जो है वो उसे असंतृप्त अनसैचुरेटेड कहेंगे। जैसे कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सिंपल सा मैंने आपको जो बताया पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के सभी संयोजकता केवल एकल आबंधों द्वारा पूरी तरह से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब आपका सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। तो ये पॉइंट करेक्ट। सेकंड क्या आता है कि द्विआबंध, डबल बॉन्ड अथवा त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। जैसे कि मेथेन, मिथाइन, ये जो है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इन्हें हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो यह फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है। तीसरा आता है कि संतृप्त कार्बन यौगिक अपने अणुओं में मौजूद बहु आबंधों के कारण असंतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है, ये पॉइंट उल्टा है, क्योंकि जिसमें कम बॉन्ड है वो मान के चलो कि सिंपल सा उसके पास कम ताकत होगा। ठीक है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड जो है वो इनके पास अभिक्रियाशील जो है वो ज़्यादा होगा, ये आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। मैंने इसको अच्छे से लिख भी रखा है एक जगह, आगे देखते हैं। देखो मैंने समझाने की कोशिश की है, पॉइंट लिखा भी गया है क्लियर।
जो संतृप्त यौगिक होते हैं, हमने सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं, सामान्यतः ये यौगिक अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। और वहीं अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया कि कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार के द्विआबंध त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिकों को जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं, मतलब असंतृप्त यौगिक कहा जाता है, तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर देखो एक लिखने की कोशिश की है कि संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल ट्रिपल, और जो है यहाँ पर मैंने मार्क किया है कि अधिक अभिक्रियाशील ये होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये पॉइंट हमारा गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही था, असत्य के रूप में केवल 3 होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों को उनके आणविक सूत्रों के साथ सुमेलित कीजिए और उन्हें नीचे दिए गए कुट का सही में बताना। तो ये तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, मीथेन इथेन जो लिखा गया, इथेन जो होता है सी, देखो कैसे याद करते हैं, एक तो मैं आपको बताता हूँ जो कैसे याद करते हैं हम लोग, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ऐसे याद समझना, एल्काइन। अब ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो हमने याद किया था कैसे, जोड़ो हटाओ और इसमें घटाओ, मतलब हटाओ की जगह पर मैं कुछ नहीं रखता हूँ, ठीक है, इसमें 0 रखता हूँ, जोड़ो हटाओ और घटाओ। अब इसमें कहने का मतलब जोड़ो का मतलब दुगना से 2 अधिक होगा, CnH2n + 2 जोड़ दिया मैंने 2, और हटाओ मतलब कुछ नहीं होगा, CnH2n, बस इतना ही, दोनों कुछ नहीं होगा इसमें। और तीसरा जो आता है, तीसरा में CnH2n - 2, CnH2n - 2, यानी इसमें हमने 2 जोड़ा, इसमें कुछ नहीं, और इसमें 2 घटाया, तो ये होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा समझो, जब एथेन कह रहा है, एल्केन यानी इथेन, तो इसमें क्या होगा, दुगना से 2 अधिक होगा, यानी सेकेंड पॉइंट है। तो कार्बन अगर 2 रहता है तो दुगना से 2 अधिक, यानी दुगना करेंगे तो 4, और इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना जगह 6, तो यहाँ पे ये हो जाना चाहिए। तो दुगना से 2 अधिक + 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपका इथेन का हो जाएगा C2H6, तो क्लियर आपका आराम से आप गेस कर सकते हो, यहाँ पर ए का 2 के साथ मिलना चाहिए। उसी तरह से एथीन जो होता है, एथीन में डबल बॉन्ड होगा, इसमें CnH2n एक्स्ट्रा 2 ऐड नहीं होता है, बस दुगना से 2 अधिक, यानी इथीन। तो बी का फर्स्ट आपका होगा C2H4, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो B1 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए निकल करके आ जाएगा। बाकी आप आराम से इसी तरह से सजा लेना। हम बचपन में मतलब 9th में जब पढ़ते थे हम लोग, तो इस तरह से याद किए थे कि जोड़ो हटाओ घटाओ, बाकी आपकी मर्जी, जैसे याद रखना है और जैसे याद किए हो गया। संरचनात्मक समावयन यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के संदर्भ में ब्यूटेन के लिए कुल कितने संभावित कार्बन कंकाल या फिर संरचनात्मक समावयन चित्रित किए जा सकते हैं? तो 2 तरह से, एक तो नॉर्मल और एक आपका यूपीएससी बोल रहा हूँ, IUPAC के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे 2 तरह से हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, देखो जैसे 2 तरह से, एक तो आपका नॉर्मल तरीके से होता है, एक तरह से आपका ये IUPAC फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो जो नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन होता है, उसे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, और जो ब्रांच्ड चेन के रूप में होता है, जो शाखाओं के रूप में होता है, उसे हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो 2 तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चक्रीय या फिर वलय आकार के हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है? तो ध्यान से देखेंगे, पूर्णतः असत्य, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन का आणविक जो सूत्र होता है C6H12 होता है, और इसके संपूर्ण अणु के सभी एकल आबंध होते हैं C6H12। तो नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो C6H12 जो हम देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पर C6H12 साइक्लोहेक्सेन का सूत्र जो है C6H12, और इसकी जो संरचना कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें आप देखोगे सभी के सभी एकल आबंध के द्वारा ही जुड़े हैं, ठीक है। तो इसमें एकल आबंध ही होता है, तो एक तरह से तो पूरी तरह से करेक्ट कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि बेंजीन का आणविक जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है, तथा इसकी चक्रीय संरचना में एकांतर क्रम में 3 द्विआबंध होता है। एकांतर क्रम का मतलब एक के बाद एक गैप छोड़ करके उसमें देखेंगे तो हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर मार्क भी कर दिया, जैसे कि आप देख पाएंगे, एक यहाँ पर है तो एक गैप छोड़ा गया, फिर इसके बाद एक डबल बॉन्ड, फिर एक गैप, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है। तो बेंजीन का C6H6 आपको पता ही होगा, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। फिर तीसरा आता है कि सीधी श्रृंखला अथवा और शाखित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो सकते हैं, परंतु चक्रीय हाइड्रोकार्बन हमेशा असंतृप्त होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि सीधी श्रृंखला हो
या फिर शाखित श्रृंखला हो या फिर चक्रीय श्रृंखला हो, सभी यौगिक संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत कह रहा है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट। नेक्स्ट सवाल क्या है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट कह रहा है कि विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से हमारा सही होगा, क्योंकि कार्बन की चतुष्ट संयोजकता को बनाए रखते हुए क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर ऑक्सीजन जैसे परमाणु हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है और जिन्हें हम लोग विषम परमाणु कहा जाता है। ये आप समझ पाएंगे जब हम आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तो ये देखो, कार्बन यौगिक में कुछ प्रक्रियात्मक समूह का जो संदर्भ है इस तरह से लिखा गया, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट कह सकते हैं पूरी तरह से सही है। सेकेंड है कि ये विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप समूह यौगिकों को विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदान करते हैं जो कार्बन श्रृंखला के लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि ये पॉइंट अच्छे से आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे लिखा ना गया है कि प्रक्रियात्मक समूह जिनमें उपस्थित होते हैं यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं और यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, फलस्वरूप वह यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा भी गया है कि लंबाई पर ये निर्भर नहीं करते, श्रृंखला या लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये पॉइंट सही है। और तीसरा आता है कि हेलो एल्केन में प्रक्रियात्मक समूह के रूप में केवल ऑक्सीजन परमाणु ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। हेलो एल्केन, तो यहाँ पे देखो हेलो एल्केन की अगर हम बात करें तो इसमें तो प्रक्रियात्मक समूह के रूप में केवल ऑक्सीजन, ये पॉइंट तो पूरी तरह से गलत है, प्रक्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन तो है ही नहीं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन में विषम परमाणु के रूप में हैलोजन तत्व जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन उपस्थित होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन उपस्थित होते हैं, न कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विषम जो परमाणु के रूप में एल्कोहल, एल्डिहाइड, ऑक्सीजन वाले में देखो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये सब उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे तीसरा पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत है और सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समजातीय श्रेणी के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में दिखाई देने वाले क्रमबद्धता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समजातीय श्रेणी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा देखने को मिलेगा कि समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्रों में हमेशा जो कि इतना का अंतर होता है, मतलब CH2 का अंतर दिखाई देता है। अब ये आप देख पाएंगे CH2 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे CH4 से अगर जैसे मीथेन से अगर इथेन लिख रहे हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि दोनों में डिफरेंसेस जो है वो आपका CH2 का अंतर हुआ। फिर उसी तरह से इथेन से हम इथेन से प्रोपेन लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि CH2 का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर यौगिकों का सूत्र हमेशा इस तरह से अंतर देखने को मिलेगा। करेक्ट है। श्रेणी में जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक में नियमित कमी आती है, ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि उनका कहाँ गया वो पॉइंट जो हमने देखा था, एक स्टेप आगे बढ़ गया था। ठीक है, देखो जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर तो लिखा गया था उल्टा कमी होती है, तो ये गलत होगा। और तीसरा कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह द्वारा तय होने के कारण एक समान बने रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, ये पॉइंट हमारा करेक्ट है, समजातीय श्रेणी में प्रक्रियात्मक समूह समान रहता है, जैसे कि आपका सभी में -OH का मतलब OH समूह जो लगाता है आपका ये वाला होना, इसलिए उनके जो रासायनिक गुणधर्म में मतलब अत्यधिक समानता ही देखने को मिलता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है और असत्य के रूप में केवल 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि कार्बनिक यौगिक के प्रक्रियात्मक समूहों को उनके सूत्रों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही इस्तेमाल करना है, जैसे कि प्रक्रियात्मक समूह और उनका फार्मूला। तो एल्कोहल के लिए हम जानते हैं OH होता है, ठीक है, A का 3 के साथ, A का 3 यहाँ पर। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड, उसके लिए हम लोग CHO का इस्तेमाल करते हैं, यानी B का
फर्स्ट होना चाहिए था, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, क्लियर मिल रहा है। और कीटोन के लिए जो होता है ये याद रहेगा, कीटोन के लिए CO लगता है, कीटोन के लिए CO यानी C का 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH लगाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि IUPAC नाम पद्धति के नियमों के अनुसार 3 कार्बन वाले कीटोन समूह के यौगिक का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। मतलब कीटोन समूह वाले, तो कीटोन समूह के लिए हमने क्या देखा था, उसमें एल्डिहाइड आता है, सॉरी हाँ देखो एल्डिहाइड यहाँ पर देखेंगे कहाँ गया, कीटोन समूह के लिए इसमें CO लगता है, ठीक है, CO लगता है। तो ये सभी हमने यहाँ पर बात किया कि कीटोन समूह के लिए जो है वो आपका CO लगता है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो अब प्रश्न में जो कह रहा है कि यहाँ पे लगाते क्या है, हम इसे हम जब देखते हैं तो क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोपेन के नाम, जैसे कि प्रोपेन के संबंध में लिखा गया, तो प्रोपेन के नाम के अंत में ई हटा करके उन जोड़ा जाता है, प्रत्यय जोड़ करके प्रोपेनोन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि लिखी गई है आप पढ़ पाएंगे, जैसे कि कहाँ गया नाम पद्धति जो है कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति। तो ये देखो क्लियर लिखा हुआ है, कीटोन समूह के 3 कार्बनिक वाली श्रृंखला के निम्नलिखित विधि से नाम दिया जाएगा। प्रोपेन ई, इसमें ई को हटा करके 1 जोड़ दिया जाता है तो प्रोपेनोन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सब कुछ लिखा गया। एल्डिहाइड वाले में अल जोड़ दिया जाता है, कीटोन वाले में 1 जोड़ दिया जाता है, प्रोपेनोन हो जाएगा। और उसी तरह से एल्डिहाइड वाले में प्रोपेनॉल हो जाता है, और नॉल हो जाता है एल्कोहल वाला में। तो ये सारा चीज़ आपको पता होगा। फिर आता है नेक्स्ट सवाल कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए कह सकते हैं कि द्विआबंध होने पर अंतिम एन को इन में प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पहले हम लोग लिखते हैं मीथेन, तो मीथेन जो है मीथेन, और ये आपका एकल आबंध वाला होता है, लेकिन जब हम द्विआबंध वाला करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, मिथाइन, ठीक है, मिथाइन, ठीक है, मिथाइन, इन जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे मिथाइन ये हो जाता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ हमारा सही है कि द्विआबंध होने पर अंतिम में इन की जगह पे इन से प्रतिस्थापित करके 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपीन कहलाते हैं, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट कह रहा है कि समजातीय श्रेणी में प्रक्रियात्मक समूहों के रासायनिक व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है पहला पॉइंट कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों के रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है क्योंकि उनकी कार्बन श्रृंखला की लंबाई अलग है। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों की समजातीय श्रेणी एल्कोहल के सदस्य हैं, तो प्रक्रियात्मक समूह समान होने के कारण इनके रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक समानता होगी, ना कि भिन्नता। हमने ऊपर में देखा था जब एक ही प्रक्रियात्मक समूह के अगर होंगे, जैसे कि आपका ये किसके अंतर्गत है, तो एल्कोहल के अंतर्गत है, ठीक है, एल्कोहल के अंतर्गत है, तो वो हम कह सकते हैं कि जब इनके अंतर्गत है तो प्रक्रियात्मक समूह दोनों में समानता है, तो इसलिए इनका अलग अलग नहीं होगा, रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होगा, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड है कि जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो विलेयता जैसे कि भौतिक गुणधर्मों में एक नियमित क्रमबद्धता दिखाई देती है। ये पॉइंट हमारा सही होगा, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से विलेयता और गलनांक क्वथनांक जैसे भौतिक गुणों के एक निश्चित और क्रमिक बदलाव या फिर क्रमबद्ध स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, तो ये हमारा सही है। तीसरा पॉइंट आता है कि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न, जैसे कि सुफिक्स कहते हैं, के आधार पर देते समय यदि अनुलग्न का पहला अक्षर किसी स्वर में ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो मूल नाम का अंतिम ई हटा दिया जाता है। तो ये पॉइंट तो सही है ही। जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो वॉवेल है, वॉवेल ये ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है, जैसे कि आपका ओ एल ए एल ओ एन ई हो गया और ओ आई सी हो गया, उसी तरह से आगे होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका इस तरह से, तो मूल हाइड्रोकार्बन के अंत में आप आने वाले जो ई का विलोप कर दिया जाता है, तो यही यहाँ पे कह रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी और सी तो सही है, तो सत्य के रूप में कह सकते हैं कि 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। और ये सारी चीज़ें देखो आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसमें हम लोग खुद से तो कुछ नहीं किए हैं, सारी चीज़ें आपको बुक में ही देखने को मिलता है।
यहाँ पर लिखा भी गया, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। जब आप आराम से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बन यौगिकों के दहन की रासायनिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दहन के संबंध में तो पहला पॉइंट है कि अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। तो इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए दहन वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया कि अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा एवं प्रकाश दे रहा है, तो ये पहला पॉइंट हमारा सही है। सेकेंड आता है कि दहन होने पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, हीट और प्रकाश को विमुक्त कर दें। ये तो हो ही रहा है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ऊष्मा और हीट दोनों मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी सही है। और तीसरा चीज़ है कि कार्बन यौगिक का दहन मूल रूप से एक तीव्र रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है। रिडक्शन का मतलब यहाँ पर दहन वास्तव में एक तीव्र ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, न कि अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो कि ऐड होता है ना कि छोड़ता है। तो जो कि आप देख भी पाएंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों में जुड़ा, दोनों में ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये हमारा एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, न कि रिडक्शन अभिक्रिया। तो असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन जो ए और कारण आर पढ़ना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बड़े परमाणु वाले तत्वों के बीच बनने वाले ससंयोज आबंध कार्बन कार्बन आबंध की तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो ये पॉइंट सही है, क्योंकि आवर्त सारणी में अगर हम जब नीचे जाएंगे तो जब परमाणुओं का आकार बढ़ता है तो उनके नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है वो भी बढ़ जाता है, जिससे उनके अंदर जो है वो फोर्स कम लगता है, अंदर मतलब आबंध जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या है कि कार्बन का परमाणु आकार छोटा होता है, मतलब इसके तुलना में अगर देखा जाए तो कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण उसका नाभिक साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अधिक मजबूती से पकड़े रहता है। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करें। नेक्स्ट सवाल है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के वायु की उपस्थिति में स्वच्छ दहन के विपरीत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में कैसी ज्वाला प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा देखो ध्यान रखिएगा कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाला की बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः हवा में जलने पर पूरी तरह से ऑक्सीकृत होकर के स्वच्छ नीली ज्वाला देती हैं। इसके विपरीत क्या होता है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रतिशत अधिक होने के कारण उनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिसमें वे क्या होते हैं कि धुएं मतलब एक तरह से काफ़ी अत्यधिक कजली और पीली ज्वाला के साथ जलती है। सिंपल सा आप ये भी समझ सकते हो, जो एलपीजी गैस होता है इसमें क्या होता है, ब्यूटेन, बेसिकली आपका प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन तो जब होगा तो एक तरह से क्या होगा, एकल सिंगल बॉन्ड वाला ही होता है प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये इस तरह से काफ़ी इनकी जो है वो अच्छे से जलता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी को टेक करेंगे। चलिए आगे बढ़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो कह रहा है कि गैस तथा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए बने जो छिद्र होते हैं, एयर होल्स होते हैं, उनका क्या महत्व है और इनके अवरुद्ध होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा आपने ज़रूर देखा होगा, इस तरह से गैस और केरोसिन तेल के जो स्टोव होते हैं उनमें एक छोटा सा जो कि छिद्र बन रखा जाता है, होल रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर छिद्र अवरुद्ध होने पर ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरह से ईंधन नहीं जलता, जिससे क्या होता है कि बर्तन के नीचे जो है वो एक तरह से धुंधली मतलब कजली ज्वाला निकलती है और बर्तन की तली जो कि काली हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कार्बन यौगिकों की ऑक्सीकरण और संकलन या फिर जो योग्य है यानी एडिशन अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो हम देख पाएंगे कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे पदार्थ एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि क्षारीय जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है और अमन जो अम्लीय या फिर कह सकते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, जो एथेनॉल के साथ सीधे इथेनाइक, ठीक है, इथेनॉइक अम्ल में बदल जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट पूरी तरह से सही है। अगर हम इसे बुक में भी देखना चाहें तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। कई चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है जो कि आप आराम से पढ़ करके भी समझ सकते हैं।
ऑक्सीजन जुड़ते हैं जो कि ऑक्सीकरण हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया, तो आराम से पढ़ करके एक एक पॉइंट को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पैलेडियम अथवा जो निकेल होते हैं जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे आप देखो कि जो पैलेडियम या फिर निकेल होते हैं जैसे उत्प्रेरक होते हैं, इनकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट को हम क्या जानते हैं, तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की जो दर होती है वो भिन्न दर से आगे बढ़ती है। मतलब एक तरह से मतलब बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है, लेकिन वो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा, वो अभिकर्मक जो है अभिकारक जो है वो खुद अभिकारक बोलो उत्प्रेरक यानी जो कैटलिस्ट है वो खुद भाग नहीं लेता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कह सकते हैं कि निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों में, ये आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो कि वनस्पति तेलों में लंबी जो संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत कह रहा है क्योंकि ये उल्टा कह रहा है। अब यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में इस प्रक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त जो कि कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, वनस्पति तेलों में असंतृप्त है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त, तो ये तो गलत कह रहा है ना, उल्टा पूरा हो जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कि पॉइंट हमारा ये तो गलत है, लेकिन एक और तो यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये पॉइंट गलत था, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पहले समझ लिया कि क्या होता है, वापस से मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मतलब एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, सिंपल सा ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के संदर्भ में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इसी वीडियो में बात किया था कि जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, तो अत्यधिक अभिक्रियाशील कहने का मतलब ही यहाँ पर नहीं आता, आगे यहाँ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट, क्योंकि इसके तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कंपेरिजन इसके तुलना में। राइट, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट आता है कि अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीव्र गति से होने वाली इस श्रृंखला अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की अनिवार्य उपस्थिति में क्लोरीन मीथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करता है और एक तरह से काफ़ी जहरीली जो गैस बनती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ जब सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरोफिल बनाता है और क्लोरोफिल काफ़ी जहरीली गैस होती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लोरोफिल का निर्माण होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट होगा। फिर आता है कि इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का स्थान लेता है। मैंने बोला था ना कि एक का स्थान दूसरा ले लेता है, तो यहाँ पे देखो मतलब एक हाइड्रोजन का स्थान क्लोरीन ले लेता है, यहाँ पर आप देख पाओगे, और क्लोरीन के जगह क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा सेकंड और थर्ड पूरी तरह से सही है। तो सेकंड और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य के रूप में बी और सी यहाँ पर सही है। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रकारों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ रासायनिक समीकरण, दूसरी तरफ अभिक्रिया के प्रकार दिए गए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, तो वो समझते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आराम से आप समझ लो। देखिए कि प्रतिस्थापन यानी वन कहाँ पर है, तो अभी जस्ट हमने बात किया था कि जो मीथेन है वो क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्लोरोफिल बनाता है, तो ये तो आपका एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। तो देख सकते हैं डी का वन कहाँ मिल रहा है, डी का वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसके बाद एक चीज़ और, ए का 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ए का जो 3 है यानी ए का 3 दहन अभिक्रिया उसमें निकल रहा है, ऑक्सीजन के साथ मीथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है, तो ये भी एक तरह से दहन अभिक्रिया पूरी तरह से सही है। राइट, ये दो चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया, यानी ए का 3 और डी का 1 होना चाहिए। अब बात करते हैं बी का 4 पर।
या फिर हम ये भी देख सकते हैं जो निकेल इसमें उत्प्रेरक है, तो ये क्या है, एक तरह से हम कहेंगे कि ऑक्सी जो हमारा जैसे कि ये निकेल जो है संयोज कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो आपस में दोनों क्या मिल करके एक तरह से संयोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सी का 2 के साथ मैच करना चाहिए, संकलन या फिर योजक अभिक्रिया के रूप में कह सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है, सी का 2। उम्मीद करता हूँ ये हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा, आपको पूरी तरह से समझना है तो और डीपली थोड़ा आपको जाकर ये सारी चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा। एक बार खुद से बुक पढ़िए और बेटर तरीके से क्लियर होगा। सिर्फ मेरे वीडियो में बताने से आपको वो पूरा चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, पढ़िए खुद से, वीडियो देखिए तब जाकर के समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इथेनॉल के भौतिक और व्यावसायिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा पूर्णतः सत्य होता है। इथेनॉल के भौतिक व्यवहारिक जो कि गुणधर्मों के संदर्भ में अगर बात करना है तो आते हैं, चलो बुक पे आते हैं और बुक में देखो यहाँ पर इथेनॉल के गुणधर्म के बारे में लिखा गया। इथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये तो हम जानते हैं, यानी कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। इथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 हमने पहले भी देखा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, तथा सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, ये भी आपको याद रखना है कि सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त एक अच्छा विलायक भी है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में किया जाता है। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है एवं एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि लेकिन शुद्ध जो एथेनॉल होता है यानी परिशुद्ध एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी जो कि ये सारी चीज़ें हमें फिलहाल यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि इसे आमतौर पर सत्य बताना था। जब चारों ऑप्शन को पढ़ोगे कि इथेनॉल कमरे के तापमान ठोस होता है, जी ठोस अवस्था में नहीं, क्या होता है वो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। इसे आमतौर पर एल्कोहल कहा जाता है और यह सभी एल्कोहलीय पदार्थों में मुख्य रूप से सक्रिय अवयव होता है। तो ये तो पूरी तरह से सही है, हमने जस्ट बात भी किया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि शुद्ध एथेनॉल की अत्यधिक लघु मात्रा और व्यावसायिक रूप से विकृत एल्कोहल के उपभोग के संबंध में कौन सा जो है तथ्य सही है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो विकृत एल्कोहल में मिथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिलाकर के उसे नीले रंग के रंजक रंग दिया जाता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो, मतलब दूर से ही दिखे कि ये भाई पीने वाली चीज़ नहीं है। कहाँ क्या, ये देखो यहाँ पर देख पाएंगे क्या है कि औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार इथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य ना रहे, और एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाया जाता है जिसका रंग नीला बना दिया जाता है और इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए पूरी तरह से हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इथेनॉइक अम्ल के सामान्य भौतिक गुणों और उसके गैलिसियल एसिटिक जो अम्ल कहलाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन वो सही होगा। तो ये थोड़ा सा एक वर्ड याद रखिएगा कि गैलिसियल, ठीक है, गैलिसियल एसिटिक अम्ल इसको क्यों कहा जाता है, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, पढ़ते हैं कि इथेनॉल आमतौर पर एक एसिटिक अम्ल कहा जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। तो ये हमें बताना कि हमें असत्य बताना, तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है क्योंकि देखो इथेनॉइक जो अम्ल होता है वो पूरी तरह से एक हम जानते हैं कि इसे एसिटिक अम्ल के रूप में जानते हैं और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह के अंतर्गत आता है। अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ पे लिखा गया है कि इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के संबंधित है, मतलब ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड पॉइंट आते हैं कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका विनेगर कहा जाता है और इसका उपयोग अचार के परिरक्षक में किया जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखा गया कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसे अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए इसे ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है और इसे कारण यहाँ पर कह सकते हैं गैलिसल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। समझ में आ गया ना क्यों कहा जाता है। तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290, ये पॉइंट पूरी तरह से यहाँ पर सही कह रहा है।
तो यहाँ पे कह सकते हैं असत्य के रूप में कोई भी असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट आता है कि खनिज अम्लों जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रबलता और आयनीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पर अगर हमें ध्यान से समझना होगा तो पहला पॉइंट पे अगर हम नज़र डालें, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल नहीं होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रबल अम्ल के रूप में माना जाता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमारे पेट में जो अम्ल है HCl वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अम्ल के रूप में होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो प्रबल नहीं होता। क्योंकि मैंने जब आप अम्ल क्षार लवण जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको ये जो बताया था कि पीएच वैल्यू पर एक तरफ 0 से लेकर के 14 तक जो होता है और ये आपका 7 बीच में, तो HCl हमेशा 0 क्योंकि इसका एक आपका 0 इसका पीएच वैल्यू होता है, तो पीएच वैल्यू 0 का मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कि एसिडिक होता है, तो दुर्बल तो नहीं कहेंगे, ये पूरी तरह से गलत होगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट है कि एसिटिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है क्योंकि यह जल में केवल आंशिक रूप से ही आयनीकृत होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण ये इसकी अम्लता होती है। खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल होते हैं और खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। और तीसरा पॉइंट जो होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे खनिज अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं, इसलिए ये प्रबल अम्ल होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं जबकि खनिज जो है खनिज अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया के संदर्भ में एथेनोइक अम्ल और इथेनॉल की परस्पर रासायनिक क्रिया में मुख्य उत्पादों के और गुणों के बारे में अगर सही कथन देखना है तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट पे नज़र डालेंगे तो देखो इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया की जब बात कर रहा है तो ध्यान से समझते हैं। चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिले, जब सबसे पहले देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में समझो। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया कि एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है, यानी अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि एस्टर की जो आगे भी देखेंगे तो इसमें लिखा गया कि समानता एस्टर की जो गंध है मृदु होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथेनॉल अम्ल और इथेनॉल की अभिक्रिया से, इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। तो ये देखो इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल कह रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा गलत होगा और ये अरुचिकर गंध वाले होते हैं, ऐसा तो हम फिलहाल इस पर हम नज़र नहीं डालते हैं, ये वैसे भी हमारा गलत हो गया। एस्टर मुख्य रूप से स्वादहीन पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में विषैले विलायक के रूप में करते हैं, ये भी गलत है। और तीसरा एक एस्टर का गंध यहाँ पर हमने देखा कि मृदु होता है, मतलब ये मृदु और मीठी स्वीट स्मेलिंग होती है जिसके कारण इनका उपयोग इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में किया जाता है। यानी यहाँ पर हमारे ये पॉइंट हमारा यहाँ पे जो कि टैली कर जाता है, तो सी को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट करें कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, ये तो गलत है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ पर देखा कि एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक की तो उपस्थिति हो ही रही है तो आवश्यकता नहीं बढ़ती, ऐसे कहना तो ये गलत होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया की रासायनिक प्रकृति और इसके औद्योगिक महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है, असत्य बताना है। तो जब चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार की उपस्थिति में एस्टर पुनः एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्ल के सोडियम लवण में बदल जाता है। जब हम साबुनीकरण के बारे में पढ़ेंगे, साबुनीकरण कहाँ गया, ये देखो साबुनीकरण वाला मैटर कहाँ गया यार, देखो यहाँ पर, ठीक है साबुनीकरण।
तो इसमें साबुनीकरण देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है और एस्टर पूर्ण एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। यानी यहाँ पर तो पहला पॉइंट तो सही हो रहा है। सेकंड वाला कह रहा है कि इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से साबुन तैयार करने में किया जाता है, ये तो सही है। और तीसरा आता है कि साबुन के अणु वास्तव में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी हम यह भी कह सकते हैं, ये भी पॉइंट सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि साबुन तेल की श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों और सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी सही है। और खास करके ये तीनों पॉइंट हमेशा कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पर गलत होगा कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में केवल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है, क्षार का नहीं। क्षार का नहीं क्यों, ये तो गलत है ना, क्षार का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये गलत होगा। इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि साबुनीकरण प्रक्रिया मूल रूप से एक क्षारीय जल अपघटन यानी अल्काइन हाइड्रोलाइसिस जो है वो प्रक्रिया है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि साबुनीकरण अभिक्रिया मूल रूप से एक क्षारीय अपघटन यानी अल्काइन जो कि हाइड्रोलाइसिस अभिक्रिया होती है। इसमें एस्टर की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे तीव्र क्षार से कराई जाती है, जिसमें लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम लवण यानी साबुन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला प्रश्न है कि साबुन के अणु यानी सॉप जो मॉलिक्यूल है उनकी अनूठी संरचना और उनके जल तथा तेल के प्रति व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट आता है कि साबुन के अणु के दोनों सिरे के गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जिसमें एक सिरा जल रागी और दूसरा जो सिरा है जल विरागी होता है। जल रागी जल विरागी क्या होता है भाई, आप हिंदी में समझ नहीं पा रहे होगे तो मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। देखो जल रागी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल वाला जब मैटर आप पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है कि साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे विभिन्न गुणधर्म के होते हैं। जल के विलय के सिरे यानी जो जल में विलय वाला सिरे होता है उसे जल रागी कहते हैं यानी हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। और जो मतलब जल से दूर जो अविलय वाला होता है जैसे हाइड्रोकार्बन के विलय दूसरे सिरे को यहाँ पर जल विरागी कहते हैं। जल विरागी मतलब हाइड्रोफोबिक। तो ये पॉइंट यहाँ पर कह रहा था, तो एक सिरा जल रागी और दूसरा जल विरागी, ठीक है। फिर आता है जल रागी सिरा जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है यहाँ पर, और जबकि हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला सिरा जो है वो जल विरागी होता है जो तेल में घुलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों के दोनों पॉइंट पूरी तरह से सही हो रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक है। मतलब जो जल रागी है वो जल में विलय, यहाँ पर लिखा गया था ना कि जल में विलय, तो जल में विलय मतलब जल में घुलनशील, ये करेक्ट है। तीसरा आता है कि जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के भीतर और हाइड्रोकार्बन जो है पूंछ जो है वो जल के बाहर होता है। यानी ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही होगा। यहाँ पर आप आराम से इसके बारे में पढ़ पाएंगे, जब ये पूरी तरह से क्लियर पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों पॉइंट कह सकते हैं सत्य है, असत्य के रूप में कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला सवाल है कि कठोर जल हार्ड वाटर के साथ साबुन की क्रिया और कपड़े साफ करने में आने वाले कठिनाइयों के मुख्य जो वैज्ञानिक कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो कठिनाई है, जैसे कि अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसमें से एक चीज हमें देखने को मिलेगा कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाते हैं, ठीक है, स्कम बनाते हैं। वो कहाँ पर लिखा गया, वो पॉइंट हमने कहीं तो देखा था, देखो ये रहा कि कभी स्नान करते समय आपने अनुभव किया होगा कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जो कि कम जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगला है कि अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट्स की रासायनिक संरचना और कठोर जल में उनकी उत्कृष्ट कार्य क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम या फिर सल्फोनेट लवण होते हैं। ये पॉइंट करेक्ट है। अपमार्जक वाला जब मैटर हम पढ़ेंगे, देखो अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, यानी पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि अपमार्जकों के आवेशित सिरे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ किसी भी अघुलनशील पदार्थ या फिर अवक्षेप का निर्माण नहीं करते हैं, यानी हमारा ये पॉइंट भी पूरी तरह से करेक्ट होगा। क्योंकि होता क्या है कि इन सल्फोनेट लवणों में आवेशित सिरे जो है जल कठोर
कठोर जल में पाए जाने वाले कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयनों के साथ जुड़ करके स्कम यानी अघुलनशील एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नहीं बनाते ना, सॉरी, निर्माण नहीं करते हैं, सॉरी, मतलब जुड़ करके स्कम का निर्माण नहीं करते हैं, जिससे इनकी जो कार्य क्षमता होती है मतलब प्रभावित नहीं होती है। मतलब हमने कई बार जाना है कि साबुन से बेहतर होते हैं अपमार्जक, क्यों, क्योंकि यही कारण होता है कि ऐसा वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है। तीसरा है कि कठोर जल में भी प्रभावी बने रहने के कारण ही अपमार्जकों का उपयोग आमतौर पर शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है, और सारी चीज़ें यहाँ पर देखो लिखी गई है, आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारा तीनों के तीनों पॉइंट सही है, सत्य के रूप में 1 2 3 तीनों को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि साबुन और अपमार्जक द्वारा प्रकाश के व्यवहार और कोलाइड विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब हम थोड़ा सा और आगे आएंगे। यहाँ पर देखो सारा चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। ठीक है, अब आते हैं पहले पॉइंट पे। साबुन के मिसेल पानी में समान रूप से तैरते रहते हैं और आयन आयन प्रतिकर्षण के कारण कभी भी जो कि अवक्षेपित होकर नीचे नहीं बैठते। यानी हमारा पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि मिसेल के रूप में तैरने वाला साबुन का घोल एक कोलाइड, ठीक है, कोलाइड के रूप में कार्य करता है, जो अपने से गुजरने वाले प्रकाश का प्रकीर्णित करता है। यानी ये भी सही है। और तीसरा है कि प्रकाश के इस तीव्र प्रकीर्णन के कारण ही साबुन का पानी देखने से धुंधला या फिर बादली जैसा दिखाई देता है। यानी असत्य पूछा गया, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन आप डी को टिक करेंगे। सभी के सभी पॉइंट पूरी तरह से सही है। अगला सवाल क्या है कि नीचे दिए गए दो कथन है, जिसमें कथन ए है और दूसरा उसका कारण आर दिया गया। तो चलो देखते हैं। वनस्पति तेलों को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये ध्यान रखिएगा, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया था उसमें वनस्पति तेल बनाया जाता है निकेल के उत्प्रेरक में। तो ये सारी चीज़ें सही है। फिर है कि इस संकलन अभिक्रिया द्वारा जो हमने ये भी देखा था कि ये जो है वो संकलन अभिक्रिया के रूप में काम करता है, द्वारा असंतृप्त वनस्पति तेलों को संतृप्त वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वनस्पति तेलों में मौजूद कार्बन कार्बन द्विआबंधों पर निकेल उत्प्रेरक की मदद से हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है, जिससे वे ठोस या फिर अर्ध ठोस संतृप्त वसा यानी कि वनस्पति घी में बदल जाता है। यानी फर्स्ट जो कारण सही मतलब कथन सही था और उसका सही एक्सप्लेनेशन कारण भी सही है। तो दोनों के दोनों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि कार्बन परमाणुओं की विभिन्न विन्यासों वाली श्रृंखलाओं के आधार पर समजातीय श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है वो देखना है। जिसमें पहला पॉइंट पर अगर नजर डालें तो समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर सदस्यों, यानी इसके बाद का, जैसे हमने CH4 देखा था और इसके बाद C2H6 देखा था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि अंतर जो होता है वो कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ये हमने बताया था ना आपको। तो यहाँ पर यही चीज कह रहा है कि समजातीय श्रेणी में उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में जो कि हमेशा 14 U का अंतर देखने को मिलता है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके यहाँ पे पूछा गया है, तो कई बार तो आपसे ऐसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान में हमेशा 14 U का अंतर होता है। ये तो मैंने नहीं बताया, चलो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमने सिर्फ इसके बारे में पहले बात किया था। अब देखो कार्बन तो आपको पता है कि इसका द्रव्यमान 12 होता है और हाइड्रोजन का जो कि आपका 2 होगा, 2 गुने मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा, 1 गुने 2, तो ये टोटल कितना हो गया 14। तो यही कह रहा है कि हमेशा अंतर जो होगा वो 14 U का अंतर, एक निश्चित अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। सेकेंड आता है कि एल्कीनो का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जोड़ो, हटाओ और घटाओ होता है, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस तरह से। तो एल्कीनो यहाँ पे कह रहा है एल्कीनो का सामान्य सूत्र, जैसे CnH2n +2 इसमें देखते थे, इसमें हम क्या देखते हैं CnH2n सिर्फ देखते हैं, और इसमें होता है घटा देते हैं CnH2n -2। तो यहाँ पे एल्कीन जो है ये आपका एल्केन हो गया, एल्केन, और ये आपका एल्कीन हो गया और ये एल्काइन हो गया। ठीक है,
यहाँ पर यही जो बात कह रहा है कि एल्कीनो यानी एल्कीन के बाद जो कह रहा है वो इसका समान सूत्र CnH2n। तो ये पॉइंट सही है, जहाँ n का मान 2 से प्रारंभ होता है, मतलब सबसे छोटा 2 से प्रारंभ होता है, ये आपको एज ए याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसे 2 से याद करना है। अब इसको मैं अगर समझाना चाहूँ वो भी मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। हम एक तो एल्केन लिखते हैं, एल्केन में क्या होता है CnH2n जो है CnH2n +2। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन 1 रखते हैं तो जनरली आप देखोगे कि हाइड्रोजन 4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर कार्बन 1 रखेंगे तो क्या ये हमारा इस तरह से पॉसिबल होगा, मतलब CH2, अब CH2 तो लिख दिए, अब क्या ये अपना बॉन्ड पूरा कर पाएगा? अब देखो तो किसी तरह से क्या बॉन्ड अपना पूरा कर पा रहा है? नहीं पूरा कर पाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर C2H4 लिखेंगे तो ये आसानी से अपना बॉन्ड पूरा कर पाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे। जैसे कि देखो, अगर हम C लिखते हैं तो ये अपना बॉन्ड पूरा कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर, मतलब कार्बन के यहाँ पर। तो ये कहेंगे, इसलिए माना जाता है कि जब एल्कीन लिखते हैं तो एल्कीन का सबसे जो सिंपल सा होता है तो प्रारंभ 2 से ही होते हैं, इनका मान 2 से प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एल्कीनों का जो है एल्कीन की बात करें, एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी ये वाला पहला वाला। और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जो कि हमें ये वाला बात कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से सही है। अब चौथा जो हम समझ सकते हैं कि किसी समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर उसके रासायनिक गुणधर्म पूरी तरह से बदल जाता है। ये गलत होगा, क्योंकि किसी समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान बढ़ने से केवल भौतिक गुणधर्म जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, विलेयता में क्रमिक परिवर्तन आता है, परंतु उसके रासायनिक गुण हमेशा जो कि एक समान बने रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहना गलत होगा, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एथीन अणु के इलेक्ट्रॉन जो बिंदु है संरचना और आबंधन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि एथीन का आणविक सूत्र C2H4 होता है, मतलब सबसे पहला जो आपका CnH2n हमने बात किया, तो इसमें n की वैल्यू 2 रखोगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, तो सबसे यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। असंतृप्त इसलिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होने को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और उसका प्रथम सदस्य होगा क्योंकि सबसे स्टार्टिंग n=2 से स्टार्ट की जाती है, इसलिए ये पॉइंट सही है। सेकेंड आता है कि इनके अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों को 2 सहभागी युग्म होते हैं और वे द्विआबंध से बनाता है, ये भी सही है, द्विआबंध होते हैं। एथीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता पूर्ण करने के लिए वह 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल आबंध बनाता है, 3 के नहीं, वो 2 के साथ बनाता है। ये पॉइंट गलत कह रहा है, क्योंकि एथीन के जो अणु है, एथीन के अणु में कुल 4 हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं C2H4, इसके 4 हाइड्रोजन होते हैं, और इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 2, जैसे कि अगर हम इसे लिखेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाता है, एकल आबंध बनाता है, 2 आबंध एकल आबंध बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये 3 जो कह रहा है ना, 3 हाइड्रोजन परमाणु, ये गलत कह रहा है। इस वजह से सत्य के रूप में क्या करेंगे, 1 और 2 को टिक करेंगे, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। फिर आता है अगला सवाल, निम्नलिखित प्रक्रियात्मक समूहों को उनके IUPAC अनुलग्न और पूर्व लग्न के साथ जो है सुमेलित करना है, मतलब कौन किसके साथ क्या लगता है। जैसे आप जानते हैं कि हेलो एल्केन जब बात करते हैं, हेलोजन यानी हेलो एल्केन, तो उसमें हम जानते हैं कि क्लोरो या फिर ब्रोमो लगाया जाता है, यानी ए का 3 के साथ कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। C का 2 दोनों में मिल रहा है, तो चलो C का 2 भी क्लियर हो गया कि C का 2 कीटोन के लिए हम ओन लगाते हैं। ठीक है, और जब एल्कीन है तो इसमें एन लगता है, ये तो आपको पता ही है, एल्कीन में इन लगता है, मिथेन, मतलब एल्कीन की बात करें तो इथेन। ठीक है, इथेन सबसे पहला होगा, इथेन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से इतने सारे सवाल थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा फटाफट नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।